हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों साइकोलॉजी की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में। बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा वे पिछली वीडियो को भी देखते आएँ। यदि वे पिछली वाली वीडियो को भी देखते आते हैं तो उनकी समझ बहुत अच्छी होती जाएगी। आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे यह चैप्टर कंप्लीट होता है मैं इसकी टेस्ट सीरीज करवा दूंगा, ताकि आपके प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा अपने आते हैं विषय पर या टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाल विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? शैशवावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। और चौथी अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था। और पांचवी अवस्था कौन सी हो जाती है? प्रौढ़ावस्था। पांचवी अवस्था कौन सी हो जाती है? प्रौढ़ावस्था। और इसके बाद देखिए, प्रौढ़ावस्था के बाद यदि आप कहें वृद्धावस्था भी कह सकते हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था में कह दिया गया है कि प्रौढ़ावस्था को कह दिया गया है 60 से अधिक, 60 साल से अधिक कह दिया गया है। यानी कि 18 से लेकर, ठीक है, 18 से लेकर 60 साल, यानी कि 60 साल से भी अधिक, इसलिए वृद्धावस्था को नहीं जोड़ा जाता है। तो हमें जो देखना है वो इन अवस्थाओं के बारे में देखना है। देखिए, गर्भावस्था का समय कितने समय का होता है? तो एक माता जो होती है अपने बच्चे को जो जन्म देती है 9 महीने 10 दिन में माता अपने बच्चे को जन्म देती है। एक माता अपने बच्चे को जन्म कितने समय में देती है? 9 महीने 10 दिन में। ठीक है, अगर इसे हम दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको एक चीज़ ये भी पता हो जाए कि कई बार केवल दिन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ आपकी कन्फ्यूजन यहाँ से भी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, आप जानते हैं एक चीज़, आप जानते हैं कि एक महीने में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कहा जा रहा है 9 महीने। तो 9 महीने को हम क्या करते हैं? 30 यानी 30 गुणे 9 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 270 दिन। कितना हो जाएगा? यानी कि 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 0 एक साथ में आप ला देते हैं तो 270 डेज हो जाता है। ठीक, तो 270 डेज, यहाँ पर आप देखिए 9 महीने का 270 दिन बन जाता है। और 10 दिन मैंने और आपको बताया था, तो इसमें 10 दिन प्लस आप और जोड़ दीजिए। तो 10 दिन आप और जोड़ देते हैं तो टोटल मिलाकर 280 दिन बन जाता है। तो एक माता जो होती है अपने बच्चे को कुल कितने समय में जन्म देती है? एक माता जो होती है अपने बच्चे को कुल कितने समय में जन्म देती है? तो 280 दिन में माता अपने बच्चे को जन्म देती है। आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं कि शैशवावस्था का काल कितने से कितने समय का होता है। यानी कि शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष, कहीं कहीं पर आप 6 वर्ष भी देख लेते हैं और कहीं कहीं पर 2 वर्ष भी देख लेते हैं, या ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। जन्म का मतलब हो गया 0, तो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि बाल्यावस्था कितने समय का होता है? तो बाल्यावस्था कितने समय का होता है? 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। तो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है।
फिर उसके बाद 12 वर्ष से लेकर, फिर 12 वर्ष से लेकर, एक मिनट दोस्तों, फिर उसके बाद 12 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। और 18 से लेकर 18 से अधिक यहाँ पर लिख सकते हैं, या 18 से 60 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 18 से अधिक वर्ष तक को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। 18 से अधिक तक को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। देखिए गर्भावस्था का कितने समय का दिन होता है, कितने समय लगता है? तो गर्भावस्था का जो काल होता है 9 महीने 10 दिन। अगर दिनों में देखा जाए तो कितने दिन का होता है गर्भावस्था? 280 दिन का होता है। फिर शैशवावस्था का काल कितने समय का होता है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष। अभी आप जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष ही याद रखिएगा, बाकी अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बातें कही गई हैं, उसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिए, मोटा मोटी याद रखेंगे तो आपको हमेशा किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी या नहीं होगा। ठीक है, बाल्यावस्था का काल कितने समय का होता है? तो बाल्यावस्था का काल जो होता है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था का काल कितने समय का होता है? तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से उससे अधिक की बात कर लेते हैं, यानी कि जब तक आपका जीवन है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था। लेकिन यदि आप एक चीज ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए। देखिए 18 से 60 तक वैसे माना गया है प्रौढ़ावस्था, और 60 के बाद अगर कोई व्यक्ति फिर जीवित रहता है तो उसके बाद वृद्धावस्था में आ जाता है, आप जानते हो। क्योंकि आप एक चीज ये भी जानते हो कि वृद्धावस्था में ही 60 साल के बाद आपकी पेंशन बन जाती है, यानी किसी व्यक्ति का जो पेंशन का समय होता है वो कितने साल का, कितने समय बाद बनता है? 60 साल का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके बाद उसकी जीवन जितने समय तक चलता है चलती है तो वो क्या होता है? उसे पेंशन मिलती है भारत सरकार के द्वारा। तो हमारे देश में जो पेंशन की व्यवस्था है वो 60 साल के बाद है, लेकिन हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए इस काल तक हम यहीं तक हम पढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप जानते हो कि टीचर के जो सिलेबस है वो प्रौढ़ावस्था तक चर्चा की गई है, इसलिए हमारी चर्चा जो होगी प्रौढ़ावस्था तक ही होगी, इसके आगे हमारी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थोड़ा से कुछ सामान्य जानकारी के। देखिए गर्भावस्था का काल आप जानते हो कि माता के गर्भ में बच्चा जो होगा वो 9 महीने 10 दिन होगा, और 9 महीने 10 दिन के बाद किसी बच्चे या शिशु का जन्म होता है। तो शिशु का जब जन्म होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया आइए हम जानते हैं, यानी कि शैशवावस्था में के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो विषय होगा यानी कि पहले जो हमारा टॉपिक होगा अब शैशवावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, या शैशवावस्था का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा से आपको समझना है, यहाँ पर आपको पहले मैं टॉपिक से सीधा मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सीधा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी की ओर ले चलता हूँ। जब मैं आपको एक सामान्य जानकारी की ओर ले चलूँगा तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आपकी समझ बन पाएगी। ठीक है, अब आप कल्पना करिए किसी शिशु का जन्म होता है। देखिए शिशु का जो जन्म होता है, या किसी भी शिशु को अपने माइंड में आप रखिए, एक शिशु को आप अपने माइंड में रखिए जिसका जन्म हुआ, यानी कि 0 वर्ष 0 एक तरीके से जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसके क्रियाकलाप के बारे में आप सोचना प्रारंभ करिए। मान लीजिए एक शिशु का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है। देखिए एक शिशु का जैसे ही जन्म होता है, यानी कि उसका जन्म जो प्रारंभ होता है वो रोने से ही प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, शिशु का जो जीवन होता है, शिशु का जीवन के प्रारंभ किससे होता है? रोने से ही होता है। शिशु का जो प्रारंभ होता है या जीवन का जो प्रारंभ होता है रोने से होता है, यानी कि यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य हो जाता है जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके तुरंत बाद शिशु क्या करता है? रोता है।
उसके तुरंत बाद शिशु क्या करता है, रोता है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि शिशु का जो जीवन का प्रारंभ होता है वो रोने से ही प्रारंभ होता है। अब आप फिर से सोचिए, फिर आप और आगे बढ़िए। अब शिशु क्या हुआ कि धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद धीरे धीरे शिशु क्या करता है, हंसना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे शिशु क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे शिशु बोलना प्रारंभ कर देता है। फिर धीरे धीरे शिशु पढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो शिशु की कुछ अवस्थाएं या शिशु का काल जो चलता है वो कुछ इस तरह से उसका समय बीतता है। लेकिन और भी थोड़ा से आप आइए, पीछे आइए, फिर और समझिएगा, ठीक है, फिर और आपको समझ में आएगा। देखिए शिशु जो होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है, ना ही वह सामाजिक होता है ना ही वह असामाजिक होता है, ठीक है। यानी कि शिशु का जो जीवन होता है या शिशु जो होता है उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है, उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है। और वो जो अपनी बातों को कहना चाहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए शिशु जो होता है वह बोलना नहीं, आप सोचिए एक बार, अगर शिशु बोलना नहीं जानता है, ठीक है, और एक तरीके से कुछ नहीं बोलना नहीं जानता है, अगर उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसे खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कैसे अपने बातों को या कैसे अपने लोगों या अपने घर वालों को समझाएगा कि उसे खाने की आवश्यकता है, उसे पीने की आवश्यकता है। तो वो कैसे समझाता है, रोकर। तो शिशु क्या करता है, इसी काल में क्या होता है, शिशु के संवेग भी उत्पन्न होते हैं और मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, यानी कि शिशु के जो संवेग यानी कि जो संवेग से ही वह बताता है कि हमें क्या चाहिए। यदि शिशु रोता है तो उसके घर वाले ये समझ लेते हैं कि हो सकता है शिशु को पानी की आवश्यकता हो सकता है शिशु को खाने की आवश्यकता हो। और जब वह हंसता जब शिशु हंसता है तो आप ये समझ जाते हैं या उसके घर वाले ये समझ जाते हैं कि शिशु को अभी कुछ नहीं, कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई उसकी डिमांड नहीं है, यानी कि उससे कुछ नहीं चाहिए, इस समय उसका पेट भरा हुआ है। यानी कि एक शिशु का जो जीवन काल शुरू होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन समय बीतते जाता है और उसे धीरे धीरे जानकारी बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है वह बोलना प्रारंभ कर देता है और जब बोलकर वह अपनी बातें अपने घर वालों को बताने लगता है। लेकिन थोड़ा से और पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा से और पहले आ जाइए। देखिए जब शिशु रोना प्रारंभ करता है तो उसके घर वाले समझते हैं और उसके घर वाले यही सोचते हैं कि काश इसकी बातें हमें समझ में आ जाती, काश इसकी बातें हमें समझ में आ जाए तो हम इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें, ठीक है। लेकिन हमें उनको नहीं समझ में आता है। इसके लिए कई देशों ने क्या किया है, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। इसके लिए कई देशों ने क्या किया है कि शिशु के मनोभाव को जानने के लिए उसके लिए बेबी लैब की भी स्थापना की गई है, ताकि अगर कोई व्यक्ति है या कोई माता पिता है, यदि वे कुछ शिशु के बारे में, यानी कि अब आगे चलकर उनके यहाँ शिशु का जन्म होगा तो यह उस लैब में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, बेबी लैब में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ताकि उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा किस प्रकार या कौन सी चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी हुई। अब आइए बात करते हैं अगले क्लास में कि शैशवावस्था के बारे में और शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखिए आप यदि थोड़ा से कल्पना कर लेते हैं, यदि आप कल्पना करके थोड़ा से अपने आप को समझाते हैं और समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी शैशवावस्था को समझने में, ठीक है। यानी कि सभी अवस्थाओं को समझना है तो आपको कल्पना करते चलना चाहिए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माइंड में किसी बालक को ले लीजिए, फिर उसकी सारी एक्टिविटी को आप ध्यान में रखिए, आपको बिल्कुल शैशवावस्था हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूँ या गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्लास में शैशवावस्था के बारे में।